हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्यू आर्नल्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम डॉवर बीच। स्टूडेंट्स, विक्टोरियन एज की शुरुआत क्वीन विक्टोरिया की ताजपोशी के साथ वर्ष 1837 में हुई थी। इस युग में हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। मैथ्यू आर्नल्ड को विक्टोरियन एज की आवाज़ माना जाता है। उसे रॉबर्ट ब्राउनिंग और टेनिसन के बाद विक्टोरियन एज का तीसरा महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। मैथ्यू आर्नल्ड का जन्म लेलम, इंग्लैंड में 1822 में हुआ था। उसे अपने कंटेम्प्रेरी टेस्ट्स के कारण पूरी तरह से शास्त्रीय परंपरा के पुजारी के रूप में माना जाता था। मैथ्यू आर्नल्ड ग्रीक लिटरेचर के प्रशंसक थे। उन्होंने लंदन में रगवे स्कूल अटेंड किया। वह वेलियोल कॉलेज पढ़ने के लिए गए और बाद में उन्हें ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर ऑफ पोइट्री के तौर पर अपॉइंट कर लिया गया। 1849 में उन्होंने पोइट्री की फर्स्ट बुक द स्ट्रेयर्ड रेवलर शिरोनम के साथ पब्लिश करवाई और जल्द ही इसे विथड्रॉ कर लिया। आर्नल्ड की पोइट्री उदासी, डाउट और अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करती है। उनकी ज़्यादातर पोइट्री में स्नेह का तत्व भरा हुआ है। डॉवर बीच ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें पोइट काल्पनिक संसार की असलियत बताता हुआ संसार में धार्मिक विश्वास और नैतिक मूल्यों के खो जाने के बारे में चिंतन करता है। मैथ्यू आर्नल्ड को पोइट से ज़्यादा क्रिटिक के रूप में जाना जाता है। एसेज इन क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड डॉगमा उसके मेजर वर्क्स है जो क्रिटिसिज्म पर आधारित है। थीम एंड टाइटल ऑफ द पोएम। डॉवर बीच पोएम न्यू पोएम्स नाम की वॉल्यूम में 1867 में प्रकाशित हुई थी। डॉवर बीच पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इस पोएम में पोइट धार्मिक विश्वास और कदरों कीमतों के खो जाने पर चिंतन प्रकट करता है और आधुनिक संसार की असलियत को पेश करता है। विक्टोरियन एरा में वैज्ञानिक उन्नति और वैज्ञानिक सिद्धांतों ने पारंपरिक मूल्यों का विरोध किया। ये पोएम डिस्क्रिप्टिव और मेडिटेटिव है। कविता के पहले भाग में कवि डॉवर बीच के नज़ारों का वर्णन करता है। समुद्र तट पर कंकरों की आवाज़ को वह मटीरियलिज्म की एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करता है और पोएम के कंक्लूडिंग पार्ट में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सच्चा प्यार ही भौतिकवादी संसार में मनुष्य का एकमात्र सहारा हो सकता है। अगर टाइटल की बात करें तो टाइटल में डॉवर इंग्लैंड के साउथ ईस्ट में बंदरगाह है। यहाँ से फ्रांस नज़र आता है। ये एक ऐसा स्थान है जो फ्रांस के समुद्री तट के सबसे नज़दीक पड़ता है। समरी ऑफ द पोएम। कवि कहता है कि डॉवर पर समुंदर शांत है। समुंदर पर पानी की लहरों का ज्वार अपनी चरम सीमा पर है। चंद्रमा चमक रहा है और चंद्रमा की चांदनी में स्ट्रेट्स चमक रही हैं। डॉवर की शांत खाड़ी के तट पर इंग्लैंड की दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियां चांद की रोशनी में चमक रही है। कवि अपनी पत्नी को खिड़की पर आने और रात की मीठी हवा का आनंद लेने के लिए बुलाता है। वह उसे किनारे के साथ टकराती हुई लहरों की आवाज़ को सुनने के लिए कहता है। समुद्र की लहरें जब तट पर आती है तो वह अपने साथ कंकरों को बहाकर ले जाती है और कुछ कंकर तट पर रह जाते हैं और कुछ समुद्र की लहरों के साथ वापस पानी में चले जाते हैं। जब लहरें ऊपर को उठती है और पीछे जाती है तो वह शोर करती है। कवि अपनी पत्नी को इस कंकरों की आवाज़ को सुनने के लिए कहता है। वह उसे उस उदासी को महसूस करने के लिए कहता है जो लहरों के उठने और फिर पीछे हटने की प्रक्रिया से हो रही है। वह कहना चाहता है कि वह लहरों की आवाज़ उदासी से भरी है और फिर भी मधुर लग रही है। आगे कवि कहता है कि कई सदियों पहले सोफोक्लिस भी एजियन सागर के तट पर खड़ा होगा और उसने भी इस उदासी को महसूस किया होगा। इसी प्रकार आज जब आर्नल्ड भी डॉवर बीच के किनारे पर खड़ा है और उस उदासी को महसूस कर रहा है, दोनों ही आर्नल्ड और
सोफोक्लिस समुंदर की लहरों को मनुष्य के जीवन का सिंबल मानते हैं। कवि महसूस करता है कि आधुनिक मनुष्य उदास है क्योंकि उसने परमात्मा पर अपना विश्वास खो दिया है। एक समय था जब मनुष्य का परमात्मा पर विश्वास सागर की तरह भरा हुआ था। यह एक कमरबंद की तरह था जो धरती के तट के चारों ओर लपेटा हुआ था। लेकिन विक्टोरियन एज में लोग शक्की स्वभाव के हो गए हैं। वह ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बन रहे हैं। कवि कहता है कि वह हवा और कंकरों की आवाज़ में उदासी को महसूस कर सकता है। आगे कवि कहता है कि इस मटीरियलिस्टिक संसार में केवल प्यार ही ऐसी चीज़ है जो मनुष्य का सहारा बन सकती है। वह कहता है कि हमें एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए। ये संसार जो सुंदर नया दिखता है, असल में इसमें ना तो खुशी है, ना ही प्यार है, ना ही रोशनी और विश्वास है, और यहाँ दर्द में कोई किसी की मदद नहीं करता। कवि कहता है कि संसार में लोग अज्ञानी सैनिकों की तरह लड़ रहे हैं। उन्हें अपने उद्देश्य का कोई ज्ञान नहीं है। वह निरंतर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन किस लिए संघर्ष कर रहे हैं ये उन्हें मालूम नहीं है। Let's understand the poem stanza by stanza. फर्स्ट स्टैंजा में मैथ्यू आर्नल्ड डॉवर बीच के किनारे खड़ा है और डॉवर पर इंग्लिश चैनल की सुंदरता को बयान कर रहा है। स्टूडेंट्स, डॉवर के बारे में मैंने पहले बताया है कि डॉवर इंग्लैंड के समुद्र तट पर एक बंदरगाह है। इंग्लिश चैनल समुद्र का वह भाग है जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच पड़ता है। कभी इंग्लिश चैनल की सुंदरता को बयान करते हुए कहता है कि समुद्र शांत है और समुद्र के पानी की लहरें अपनी चरम सीमा पर है। चंद्रमा की रोशनी दो सागरों को जोड़ने वाले भाग इंग्लिश चैनल पर पड़ रही है। इंग्लिश चैनल को एक तरफ इंग्लैंड और दूसरी तरफ फ्रांस है। फ्रांस कोस्ट पर भी चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है। इंग्लैंड में डॉवर के तट पर दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियां भी चंद्रमा की रोशनी में चमक रही है। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि अपनी पत्नी को खिड़की पर आने के लिए कहता है और मीठी हवा को एंजॉय करने के लिए कहता है। उससे किनारे के साथ टकराती हुई लहरों की आवाज़ सुनने के लिए कहता है। समुंदर के पानी में लहरों के साथ जाग बनती है। उसके बारे में पोइट कहता है कि वह किनारे भी चंद्रमा की रोशनी में सफ़ेद हुए हैं। जब लहरें ऊपर उठती है तो वह अपने साथ कंकर उठाकर समुंदर के किनारे पर फेंकती हैं और फिर से समुंदर के अंदर फेंक देती है। ये कंकर एक आवाज़ पैदा करते हैं। कवि अपनी पत्नी का ध्यान इन कंकरों की ओर दिलाता हुआ कहता है कि वह इस आवाज़ को सुने। समुंदर की लहरें बार बार अपने साथ कंकर लेकर आती हैं और वापस जाते समय कंकरों को पीछे फेंक देती है। ये प्रक्रिया लगातार चलती है और ये उदासी एक स्थायी रिदम पैदा करती है। कवि कहता है कि समुंदर की लहरों की धुन उदास है, लेकिन वह उदास होने के बावजूद भी मीठी लग रही है। इस स्टैंजा में पेबल्स ह्यूमन बीइंग्स की सफरिंग्स और सुख दुख का सिंबल है। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि कहता है कि सदियों पहले ग्रीक राइटर सोफोक्लिस ने भी एजियन सी के किनारे खड़े होकर समुंदर की लहरों में उदासी को महसूस किया होगा। उन लहरों की कंकरों को आगे और पीछे फेंकने की प्रक्रिया ने उसके माइंड में मनुष्य के दुखों की याद दिलाई होगी। आज आर्नल्ड भी डॉवर बीच के तट पर खड़ा होकर मनुष्य के दुखांत को महसूस कर रहा था। दोनों कवि समुंदर की लहरों को मनुष्य के दुखों का प्रतीक मानते हैं। जैसे लहरें आती हैं और वापस चली जाती हैं, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में परेशानियां आती जाती हैं।
आर्नल्ड नेक्स्ट स्टैंजा में समुंदर की तुलना धर्म के साथ करता हुआ कहता है कि एक समय था जब लोगों का धर्म पर विश्वास था। लोगों का धर्म पर विश्वास एक कमरबंद की तरह था जो धरती के चारों ओर फैला हुआ था। वो समय था जब लोगों को धर्म पर विश्वास था, लेकिन विक्टोरियन एज में लोग शक्की स्वभाव के हैं। उनका धर्म में विश्वास खत्म हो गया है। इस संसार में वह स्पिरिचुअली बंजर होते जा रहे हैं। लोग मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। कवि कहता है कि वह इस समुंदर की लहरों की आवाज़ों की उदासी को सुन सकता है। कवि कहता है कि विश्वास रूपी सागर के पीछे हट जाने पर मटेरियलिस्टिक और संदेह से भरे हुए कंकर ही मानव जाति की गोद में बचे रह गए हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि कहता है कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में केवल प्रेम ही ऐसी चीज है जो मनुष्य के लिए हेल्पफुल हो सकती है। कवि कहता है कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए। ये संसार जो हमें सुंदर और नया लगता है, लेकिन वास्तविक में इसमें ना कोई खुशी है, ना कोई शांति, ना ही प्यार और रोशनी है। ये संसार में कोई सर्टेनिटी नहीं है। इसीलिए कवि अपनी पत्नी से कहता है कि उन्हें एक दूसरे के प्रति सच्चा रहना चाहिए। कवि कहता है कि ये संसार धर्म और विश्वास के बिना डार्क और ग्लूमी मैदान की तरह है। ऐसे संसार में लोग अनजान सैनिकों की तरह संघर्ष कर रहे हैं जिनका जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं होता। वह इधर उधर दौड़ रहे हैं और निरंतर संघर्ष की स्थिति में फंसे रहते हैं, लेकिन वह अपने लक्ष्य से अनजान है। इस प्रकार से कवि इस कविता में इस संसार की डिफिकल्टीज को बयान करता है। यहाँ धर्म और विश्वास नहीं है। एनालिसिस ऑफ द पोएम। इस पोएम में पोइट ने कई डिवाइसेस का यूज किया है। सिमिली। Simile is when you compare two dissimilar things using the words like or as. The representation of simile can be seen the way spiritual faith is compared to girdle furled round the waist of a person. Metaphor. Metaphor is when you compare two dissimilar things without using the words like or as. इस पोएम में लोगों के विश्वास को समुंदर टाइड को अनब्रेकेबल फेथ के साथ कंपेयर किया है। इमेजरी ऑफ सी हैज बीन यूज्ड बाय आर्नल्ड इन दिस पोएम। इस पोएम में पोइट ने सिंबलिज्म की डिवाइस को यूज किया है। पेबल्स हैव बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ मटेरियलिज्म। पोइट यूजेस सी एज अ सिंबल ऑफ मॉरल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डिके। The rise and fall of the waves symbolizes the rise and fall of man's faith in religion. Pathetic fallacy. जब हम inanimate things या objects को human emotions या उनकी characteristics attribute करते हैं, ये pathetic fallacy है। इस पोएम में पोइट ने कंकरों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को ह्यूमन बीइंग्स की मिजरीज और सौरों के साथ कंपेयर किया है। एंजैपमेंट। एंजैपमेंट इज द कंटिन्यूशन ऑफ अ क्लॉज और अ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन। पोइट ने इस पोएम में एंजैपमेंट का यूज किया है। एलिट्रेशन, दैट इज द रिपीटिशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीच साउंड। इस पोएम में पोइट ने एलिट्रेशन डिवाइस का भी यूज किया है। एग्जाम्पल, सेकेंड लाइन में वर्ड्स टाइड, लाइज एंड फेयर में आई साउंड का रेपिटेशन। इस पोएम की फोर्थ लाइन और लास्ट स्टैंजा में भी एलिट्रेशन डिवाइस का यूज किया है। एल्यूजन। एल्यूजन इज एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू सम वर्क और अ पर्सन और अ कल्चर। द पोइट alludes to Sophocles, a Greek philosopher and playwright in this poem. Anaphora. Anaphora is when words and phrases are repeated in the beginning of each sentence, paragraph, or a stanza in a sequence. It is called anaphora.
The poet has used this device when he says, "World is so various, so beautiful, so new," and the lines, "Neither joy, nor love, nor light, nor certitude, nor peace, nor help for pain," is an example of anaphora. That's all about the poem. Kindly like, share, and comment. Press the bell button and subscribe my channel Rehan's Academy. Thank you.